नमस्कार दोस्तों। अब वक्त है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने का। हम आज से स्टार्ट करेंगे चैप्टर 12 154 टू 176 इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेट। लेकिन अपने इस फर्स्ट लेक्चर में हम एफआईआर ही डिस्कस करेंगे केवल, और वो हमारा प्रोविज़न होगा 154। आपको पता है एफआईआर कितना क्रूशियल टॉपिक है। तो हम स्टार्ट करने से पहले हम इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे वो हम देखेंगे। तो हमारा होगा डेफिनेशन ऑफ एफआईआर, ऑब्जेक्ट ऑफ एफआईआर, इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस यानी 154 हम डिस्कस करेंगे। फिर वेयर द इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू ऑफेंस अगेंस्ट वीमेन, उसकी क्या प्रोविज़न है। वेयर इंफॉर्मेंट लेडी इज मेंटली और फिजिकली डिसेबल, इसके क्या प्रोविज़न है। And when police officer refuse to record the information, when what are the right shall have to the informant, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद एफ आई आर थ्रू टेलीफोन, हम ये भी डिस्कस करेंगे टॉपिक। एंड एविडेंसी वैल्यू ऑफ एफ आई आर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारी है, और फिर इसको हम डिस्कस करेंगे। डिले इन एफ आई आर, वेन एफ आई आर कैन बी कैंसल्ड, एंड पनिशमेंट फॉर गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन और रिफ्यूज टू लॉन्च दी एफ आई आर, एंड देन राइट ऑफ इंफॉर्मेंट। तो ओवरऑल हम कहें अगर कि हम एफ आई आर के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, जितने भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं या जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उन सबको हमने यहाँ पर कवर किया है। तो क्वेश्चन जो डिस्क्रिप्टिव हो सकते हैं इसमें, वो ये हैं: व्हाट डू यू मीन बाय एफ आई आर, इन व्हाट सर्कमस्टांसेज अ मजिस्ट्रेट कैन मेक एन ऑर्डर फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन ऑफेंस, एंड और व्हाट आर द इंग्रेडिएंट ऑफ एफ आई आर, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ डिले इन फाइलिंग एफ आई आर, एंड देन डिस्कस द प्रोविजन रिलेटिंग टू इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेट। इतने क्वेश्चन हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखा जाए तो ओवरऑल ये चैप्टर 12 को पूरा कवर कर लेता है। एफ आई आर और पुलिस ऑफिसर के इन्वेस्टिगेशन करने के पावर हैं वो पूरा कवर हो जाएगा। इससे पहले एफ आई आर क्या है और किन परिस्थितियों में मजिस्ट्रेट ये ऑर्डर दे सकता है कि आप इसमें इन्वेस्टिगेशन करो, या एफ आई आर के इंग्रेडिएंट क्या हैं, और यदि एफ आई आर डिले की गई है, दर्ज कराई गई है, तो उसके क्या इफेक्ट होंगे, ये सब क्वेश्चन नॉर्मल आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला हमारा है डेफिनेशन ऑफ एफ आई आर। एफ आई आर को पूरी सी आर पी सी में कहीं डिफाइन नहीं किया गया है, बट जो प्रोविजंस दिए गए हैं 154 में, वो एफ आई आर कैसे लिखी जाएगी, किन परिस्थितियों में लिखी जाएगी, किन मामलों में लिखी जाएगी, दैट इज़ ओनली डिफाइंड अंडर सेक्शन 154। But what is the FIR? The terms has not been ever defined in CRPC. एक केस है सुप्रीम कोर्ट का, आर पी कपूर वर्सेस सरदार प्रताप सिंह कैरो, 1961 का है। इसमें एफ आई आर टर्म्स को डिफाइन किया गया है, और ये डेफिनीशन लगभग उसी तरह से है जैसे कि 2D में कंप्लेंट डिफाइन है, उसी तरह से एफ आई आर को भी यहाँ डिफाइन करने का प्रयास किया गया है। कहा गया है इट इज़ इंफॉर्मेशन विच इज़ गिवन टू द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी टू गिव ऑलवेज टू ऑफिसर इन चार्ज। तो दिस इज़ लाइक एन इंफॉर्मेशन गिवन टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। तो ओवरऑल तो यही है, और ये आवश्यक नहीं है कि हमेशा जो है एसएचओ को ही दिया जाए। यदि एसएचओ नहीं है तो जो व्यक्ति वहाँ पे होगा उसको भी इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है। हालांकि जो रिक्वायरमेंट 154 का है वो तो यही कहता है कि इंचार्ज ऑफ दी पुलिस स्टेशन को दिया जाएगा। इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव वही है जो कंप्लेंट का होता है कि मजिस्ट्रेट किसी मामले में प्रोसीडिंग स्टार्ट करे। उसी तरह एफ आई आर के मामले में भी यही है कि जो द फर्स्ट एंड मेन ऑब्जेक्ट इज टू इन्फॉर्म ऑफ एनी ऑफेंस टू द पुलिस ऑफिसर सो दैट द क्रिमिनल लॉ कुड बी अप्लाइड। तो यहाँ भी उसके पीछे इंटेंशन यही होता है कि हम अपनी सूचना थाने पर दें, ताकि वहाँ पे जो इंचार्ज है वो सीआरपीसी के तहत प्रोसीडिंग स्टार्ट करे। और वहीं हाल कंप्लेंट का भी होता है। तो दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं से जो डेफिनेशन कंप्लेंट की है वहीं से ली गई है। और ये केस भी हमने दिया है कि केस में ऑब्जेक्टिव बताए गए हैं, हसीब वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार है,
और जो डेफिनीशन है वो आर.पी. कपूर वर्सेस सरदार प्रताप सिंह कैरो का है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं प्रोविज़न 154 पर, जिसमें एफआईआर से संबंधित प्रोविज़न लिखे गए हैं। इसमें कहा गया कि एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस शुड बी गिवन टू इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। सबसे पहला जो है चीज़ें यही कही गई हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन हो रिगार्डिंग द कमीशन ऑफ द कॉग्निजेबल ऑफेंस दैट शुड बी गिवन टू द इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। बस किस थाने को कहा गया है ये नहीं बताया गया। इसका मतलब है कि एफआईआर ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी दर्ज कराई जा सकती है, क्योंकि ये नहीं कहा गया है कि जो लोकल एरिया है वहीं आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी। जब आप 155 पढ़ेंगे तो 155 में वो टर्म्स बताया गया है जहाँ पे एनसीआर की बात आई है, रिपोर्ट रिगार्डिंग दी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो वहाँ पर जिस थाने में जिस एरिया में वो घटना घटी है उसी के एरिया के थाना जो है वहीं पर आपको इन्फॉर्मेशन देना होगा। लेकिन यहाँ पर जहाँ पे कॉग्निजेबल ऑफेंस है वहाँ पे ये नहीं कहा गया है कि आप किस थाने में वो इन्फॉर्मेशन देंगे, यानी कि ये ओपन केसेस हैं, आप कहीं भी जाकर के इन्फॉर्म कर सकते हैं। बट मैटर इतना है कि वो केस आपका कॉग्निजेबल होना चाहिए। उसके बाद कहा गया है कि सच इन्फॉर्मेशन में बी गिवन आइदर ओरली और इन रिटन फॉर्म, एंड देन इफ सच इन्फॉर्मेशन इज गिवन ओरली इट शैल बी रिड्यूस टू राइटिंग बाय हिम और अंडर हिज डायरेक्शन। तो यदि आप एसएचओ को दे रहे हैं, जो इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन है, उसे आप यदि ओरली इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो वो उसे रिटर्न में करेगा, खुद लिखेगा या अपने किसी मातहत से कहेगा कि आप इसको जो है राइटिंग में कर लो, और उसके बाद उसको लिखने के बाद दैट शैल बी रीड ओवर टू द इन्फॉर्मेंट। तो जो एफआईआर करने वाला है, कराने गया है, उसको वो पढ़ करके सुनाई जाएगी। एंड इफ सच इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन राइटिंग और रिड्यूस टू राइटिंग एज अफोरसेड शैल बी साइंड बाय द पर्सन गिविंग इट, दैट द इन्फॉर्मेंट shall sign on the written document if whatever reduced by the police officer। तो वो जो पुलिस ऑफिसर ने इन्फॉर्मेशन लिखी है उस कॉपी पर इन्फॉर्मेंट यानी सूचना देने वाला व्यक्ति उस पर सिग्नेचर करेगा। एंड द सब्सटेंस ऑफ सच इन्फॉर्मेशन शैल बी एंटर्ड इन अ बुक टू बी केप्ट बाय सच ऑफिसर इन सच फॉर्म एज स्टेट गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब इन दिस बिहाफ। यानी कि उसके बाद जो जनरल डायरी होगी, वहाँ पर जो जीडी होगी या जो अदर बुक्स होगा जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया है, उसमें उसका सब्सटेंस, उसका सारांश एफआईआर की दर्ज की जाएगी। तो इन्फॉर्मेशन को लेकर के ये क्लियर बात है एफआईआर को लेकर के कि एफआईआर हमेशा कॉग्निजेबल मामले में होगा और इसकी सूचना या तो ओरल या तो रिटन फॉर्म में दी जाएगी और ये ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को दी जाएगी। यदि ओरल है तो वो उसे खुद लिखेगा या अपने जो है किसी अधीनस्थ से लिखवाएगा और उसे इन्फॉर्मेंट को पढ़कर सुनाएगा और उसका सारांश जो है एक ऐसी बुक में दर्ज करेगा जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा प्रेस्क्राइब्ड किया गया है। इसके बाद कहा गया है कि वेयर द इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू ऑफेंस अगेंस्ट द वीमेन, जहाँ पे कुछ ऐसा ऑफेंस हुआ है जो कि प्रोविज़न 326A, 326B, 354, 354A, B, C, D या रेप का कोई मामला आ रहा है जिसमें 376, 370A, B तमाम चीज़ें हैं। तो हम बता दें आपको 326A और B जो है एसिड अटैक को लेकर के है, 354, 354A, B, C, D जो है ये असॉल्ट को लेकर के है, वायरिंग को लेकर के है, स्टॉकिंग को लेकर के है प्रोविजंस हैं, और 376 से लास्ट तक जो है वो रेप को लेकर के है, और एक 509 भी यहाँ पर दिया गया है। तो जहाँ पे ऐसे मामले हैं जो ऑफेंस अगेंस्ट दी वीमेन है उसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, एफआईआर कराई जा रही है, तो ये एफआईआर कोई लेडी पुलिस ऑफिसर के द्वारा ही रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके बाद कहा गया है कि जहां इन्फॉर्मेंट लेडी है और वो मेंटली या फिजिकली डिसेबल है, क्योंकि उसी के साथ अफेंस हुआ है या उसके किसी रिलेटिव के साथ अफेंस हुआ है, बट जो लेडी इन्फॉर्मेशन देने गई है थाने में या एफआईआर लिखवाने थाने में गई है वो मेंटली या फिजिकली डिसेबल है, और वो अफेंस जो है वही पुराना जो धारा हमने पढ़ा है, प्रोविजंस पढ़े हैं, उसी के रिगार्डिंग है। 354, 354A, B तमाम चीज़ें हैं। तो असॉल्ट है, स्टॉकिंग है, वायरिंग है और ये रेप का मामला है। तो जहाँ पर ऐसे ऑफेंस हैं और वो लेडी क्या है, चाहे टेम्परली या परमानेंटली मेंटल या फिजिकल हो,
फिर क्या कहा गया कि सच इन्फॉर्मेशन शैल बी रिकॉर्डेड बाय ए पुलिस ऑफिसर एट द रेजिडेंस ऑफ द पर्सन सीकिंग टू रिपोर्ट सच ऑफेंस और एट अ कन्वीनियंट प्लेस ऑफ सच पर्सन चॉइस। तो ओवरऑल उस इन्फॉर्मेंट को थाने जाने की ज़रूरत नहीं है, वो जहाँ पे रहती है पुलिस ऑफिसर वहाँ पर जाएगा और उसकी बातें वहाँ पे रिकॉर्ड करेगा। तो या तो उसके घर जाएगा या वो जहाँ उसके चॉइस पे जहाँ कोई प्लेस है वहाँ पे जाएगा थानेदार या उसका आदमी को जाएगा और इन्फॉर्मेशन वहीं रिकॉर्ड किया जाएगा। और सच इन्फॉर्मेशन शैल बी रिकॉर्डेड इन द प्रेजेंस ऑफ एन इंटरप्रेटर और स्पेशल एजुकेटर एज द केस में बी। चूँकि वो मेंटली हो सकती है तो मेंटल हो सकती है, तो ऐसी कंडीशन में वो क्या बोलेगी कौन समझ में आएगा, इसलिए वहाँ पर एक इंटरप्रेटर होगा या स्पेशल एजुकेटर होगा जो चीज़ें समझाएगा कि ये क्या कहना चाह रही है। उसके बाद कहा गया है कि द रिकॉर्डिंग ऑफ सच इन्फॉर्मेशन शैल बी वीडियोग्राफ्ड। वीडियोग्राफी उसकी की जाएगी कि वो क्या बोलना चाह रही है और उसका वास्तव में एक्चुअल इंटरप्रिटेशन क्या होगा वो कोड बताएगा। तो अगर वो मेंटली है, वो जो बोलना चाह रही है, वहाँ पर एक एजुकेटर होगा या एक इंटरप्रेटर होगा, वो तो बताएगा ही बताएगा, बट उसके सभी हाव भाव सभी जेस्चर रिकॉर्ड किए जाएंगे और वो कोर्ट में भी प्रोड्यूस किए जाएंगे। उसके बाद कहा गया है कि द पुलिस ऑफिसर शैल गेट द स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन रिकॉर्डेड बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट अंडर द क्लॉज 164 एंड 164A। तमाम चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। तो यहाँ पर पुलिस ऑफिसर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, द पुलिस ऑफिसर शैल गेट द स्टेटमेंट, यानी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो तत्काल उस विक्टिम को ले जाए मजिस्ट्रेट के पास और उसका स्टेटमेंट वहाँ पर रिकॉर्ड करवाए। उसके बाद अ कॉपी ऑफ द इन्फॉर्मेशन एज रिकॉर्डेड अंडर प्रोविजन 1 शैल बी गिवन फोर्थ विद फ्री ऑफ कॉस्ट टू द इन्फॉर्मेंट। तो इन्फॉर्मेशन देने वाले को एक कॉपी फ्री में दी जाएगी। तो यहाँ पर वेयर इन्फॉर्मेंट लेडी इज मेंटली और फिजिकली डिसेबल के बारे में कहा गया है कि वो ऑफेंस यदि 354 ABCD या 376 AB तमाम चीज़ें हैं अगर उसमें आती हैं और इन्फॉर्मेंट जो है वो परमानेंटली या टेम्परली डिसेबल है या मेंटली या फिजिकली, तब वहाँ पे पुलिस ऑफिसर उसके घर पे जाएगा या उसके चॉइस के प्लेस पे जाएगा और उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा और FIR खुद दर्ज करेगा। उसके बाद उसकी वीडियोग्राफी करवाई जाएगी और पुलिस ऑफिसर की यह ड्यूटी है कि वो उसे ले जाए मजिस्ट्रेट के पास और वहाँ पे उसका 164 के तहत उसका स्टेटमेंट वहाँ पे रिकॉर्ड करवाए और FIR की एक कॉपी उसको फ्री में दी जाएगी। इसके बाद कहा गया कि व्हेन पुलिस ऑफिसर रिफ्यूज टू रिकॉर्ड द इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे कभी कभी हमने सुना है कि हम जब जाते हैं FIR लिखवाने, कभी कभी क्या हमें यूजली देखने को मिलता है और पुलिस ऑफिसर FIR नहीं लिखता है, तब इन्फॉर्मेंट के पास क्या राइट होगा। दैट पर्सन हु आर going to give the information to the police officer regarding the commission of the cognizable offence and the police officer refused to lodge the FIR, then what the right shall have to the informant। तो कहा गया है वहाँ पर कि ही मे सेंड द सब्सटेंस ऑफ सच इन्फॉर्मेशन इन राइटिंग एंड बाई पोस्ट टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस कंसर्न। तो उस एरिया के जो पुलिस अधिकारी हैं, SP हैं, SP को रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा सभी सब्सटेंस ऑफ द मैटर ऑफ द इंफॉर्मेशन वो भेज सकता है। और उसके बाद कहा गया है कि इफ सच SP सेटिस्फाइड दैट सच इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजेज द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस shall either investigate the case himself or direct an investigation to be made by any police officer subordinate to him in the manner provided by this code। That means such SP shall have two option, या तो उस मामले में वो खुद कर सकता है इन्वेस्टिगेशन या अपने किसी सबॉर्डिनेट को बोल सकता है कि इस मामले में आप इन्वेस्टिगेशन करो। उसके बाद सच ऑफिसर शैल हैव ऑल पावर्स ऑफ एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन इन दैट मैटर। तो जिस मामले को SP ने रेफर किया है किसी पुलिस ऑफिसर को, तो उसे SHO की सभी पावर उस मामले को लेकर के आ जाएंगी। लेकिन हम देखते हैं कि हमने SP को भेज दिया है और SP जो है उस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करता है, 10-15 दिन हम वेट करते रह जाते हैं, तो ये FIR भी नहीं होता है। उधर से SP को जो भेजा है हमें रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा, वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो उसमें क्या राइट होगा वो हम आगे देखेंगे। इसके बाद ये FIR थ्रू टेलीफोन ये बहुत क्रूशियल मैटर है, क्योंकि हम कभी कभी देखते हैं सोसाइटी में हम खड़े हैं, हमारे सामने ऑफेंस हो गया है और हमने मोबाइल उठाया और थाने पे फ़ोन कर दिया कि यहाँ पे घटना हो गई है, तो क्या वो FIR माना जाएगा
ये बहुत क्रूशियल मैटर है और इस तमाम केस के माध्यम से इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो पहला हमारा केस है तपिंदर सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब 1970 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। सोमा भाई वर्सेज स्टेट ऑफ गुजरात का केस है। धनंजय चटर्जी वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का केस है। और राम सिंह बाबाजी जडेजा वर्सेज स्टेट ऑफ गुजरात का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने, सभी केसेस सुप्रीम कोर्ट के हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसी हेल्ड दैट क्रिप्टिक टेलीफोनिक मैसेज नॉट स्पेसिफाइंग एनी क्लियर डिटेल्स ऑफ द ऑफेंस कैन नॉट बी ट्रीटेड एज a FIR merely on basis that information provided was first in point of time and had been recorded in the daily diary of the police station। तो इसका मतलब बहुत क्लियर है कि केवल सूचना यदि पहली बार दी गई है, टाइम इन फर्स्ट दी गई है, समय में प्रथम दी गई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये FIR ही हो जाए। FIR होने के लिए हम टेलीफोन से जब फ़ोन करते हैं तो अगर हम अपना नाम नहीं बताते हैं तो दैट इज़ द क्रिप्टिक टेलीफोनिक मैसेज, यानी अननोन, अज्ञात नंबर से वो फ़ोन आया है, यदि हमने बताया नहीं तो। और अगर वो अज्ञात नंबर, अज्ञात व्यक्ति जो है, यदि पूरी सूचना सही तरीके से नहीं देता है तो ये FIR नहीं मानी जाएगी। क्योंकि ऑफेंस किस तरीके से हुआ है, ऑफेंस का नेचर क्या है, ये सब क्लियर नहीं हो पा रहा है। केवल एक सूचना, एक घटना घटी है, केवल इसकी जानकारी दी जा रही है, तो यह जो है ये FIR नहीं मानी जाएगी। क्योंकि ये FIR की जब हमने डेफिनेशन दी थी तो उसमें यही था कि ये FIR एक कॉग्निजेबल मामले में होनी चाहिए और उसका इंटेंशन होना चाहिए कि पुलिस या CRPC के तहत कार्रवाई करे, लॉ के अनुसार कार्रवाई करे। तो यदि इन्फॉर्मेंट का ये इंटेंशन है और वो शो हो रहा है तब तो ये FIR मानी जाएगी। उसका केवल यह इंटेंशन है कि हम बस पुलिस को सूचना दे दें, आगे उसका कोई इंटेंशन नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो बहुत क्लियर नहीं बता पाया कि ऑफेंस क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, तो वो ये FIR नहीं मानी जाएगी। कहा गया है कि फर्दर द कोर्ट ऑल्सो हेल्ड दैट द पर्पज ऑफ a telephone message is to inform the police so that they reach this spot। तो नॉर्मली इट्स पर्पज इज नॉट टू रजिस्टर एन FIR। तो यही बातें हैं कि जहाँ पे इन्फॉर्मेंट का इंटेंशन केवल ये है कि हम बस सूचना दे दें ताकि पुलिस घटनास्थल पे आ जाए, तो बस ये चीज़ें हैं। उसका ये आशय नहीं है कि हम FIR लिखवाएं या कुछ और आगे आशय नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में उसे हम FIR ट्रीट नहीं कर सकते उस सूचना को। 4 केसेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं अभी। इसके बाद जो केसेस आया, नेताजी अच्युत सिंधे पाटिल वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है। TT एंटोनी वर्सेज स्टेट ऑफ केरला का केस है। दामोदर वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान का केस है। ये सभी केसेस जो है सुप्रीम कोर्ट के ही हैं। इसमें कहा गया कि मियर मैसेज और टेलीफोनिक मैसेज विच डज नॉट क्लियरली स्पेसिफाई द ऑफेंस कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एन FIR। तो केवल घटना घटी है, इसकी सूचना दे देना थाने पर, वो FIR नहीं माना जाएगा जब तक कि ये क्लियर ना हो कि घटना कौन सी घटी है और क्या हुई है। तो टेलीफोन से केवल इन्फॉर्मेशन दे देना, केवल सूचना दे देना, वो FIR नहीं माना जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक केस बहुत इंपॉर्टेंट आया जो है राजस्थान हाई कोर्ट का केस है, इन टहल सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान 1988। बहुत इंपॉर्टेंट केस है और इसमें बहुत चीज़ें, बहुत पिक्चर क्लियर कर दिया गया है कि टेलीफोन से कौन सी सूचना FIR मानी जाएगी और कौन सी नहीं मानी जाएगी। इसमें कोर्ट ने कहा कि द कोर्ट लेट डाउन इट्स ऑब्जर्वेशन दैट देयर वॉज नो हार्ड एंड फास्ट रूल टू डिटरमाइन वेदर टेलीफोनिक मैसेज कैन बी ट्रीटेड एज एन FIR or not, and the same would depend upon the fact and circumstances of each cases, very important। And moreover, if the officer in charge of a police station receive a credible telephonic message, then naturally the person giving the message is capable of being ascertained। And in addition, once that oral statement over the telephone has been reduced into writing as per the requirement of the provision 154 CRPC, and the police officer has reason to believe that the information furnished discloses a cognizable offense, is non-cryptic and complete, outlining the essential detail, and then it should constitute an FIR। तो इतने इंग्रेडिएंट यदि फुलफिल हो रहे हैं उस मैसेज के थ्रू, उस टेलीफोन के थ्रू, तब तो ये FIR मानी जाएगी। तो सबसे पहला ये था कि जो भी इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर ने रिसीव किया है
वो एक तरह से क्रेडिबल टेलीफोनिक मैसेज होना चाहिए जिसपे कि पुलिस ऑफिसर ने विश्वास किया हो। तो इफ द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन रिसीव अ क्रेडिबल टेलीफोनिक मैसेज, उसके बाद उसमें कहा गया है कि जो मैसेज देने वाला व्यक्ति है यदि वो असरटेंड किया जा सकता है कि हाँ इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है, यदि वो भी निश्चित किया जा सकता है। उसके बाद कहा गया कि इसके अलावा और कुछ चीज़ें और भी होनी चाहिए। उसमें कहा गया कि जो भी टेलीफोन के मैसेज दिए गए हैं यदि उसको लिखित में लिख लिया जाता है, रिड्यूस इनटू राइटिंग एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोविजन 154, तो 154 के जो रिक्वायरमेंट है कि जहाँ पे वोरल स्टेटमेंट दिया जा रहा है, वोरल इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है और पुलिस ऑफिसर ने उसे रिकॉर्ड कर लिया है रिटर्न में, और उसके बाद कहा गया है कि उस लिखने के आधार पे उसे विश्वास हो रहा है कि वहाँ पे कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है और वो जो है एकदम गुप्त सूचना नहीं है, तब उसे एफआईआर ट्रीट किया जा सकता है। यानी कि कहीं न कहीं से कोर्ट ने कहा है कि 154 के यदि रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो रहे हैं, इन्फॉर्मेंट को आप पहचान पा रहे हो, वो जो सूचना दे रहा है कॉग्निजेबल ऑफेंस शो हो रहा है और उसको आपने रिकॉर्ड कर लिया है, तब जो है वो एफआईआर ट्रीट किया जाएगा। तो यानी कि हम टेलीफोन के माध्यम से भी एफआईआर करवा सकते हैं यदि 154 की पिक्चर एसेंशियल्स क्लियर हो पा रहे हैं, फुलफिल हो पा रहे हैं तब। इसके बाद एक केस और आया, सिद्धार्थ वशिष्ठ उर्फ मनु शर्मा वर्सेस स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट केस है मनु शर्मा का, दिल्ली वाला मामला है 2010 सुप्रीम कोर्ट का, जहाँ पे उन्होंने एक बार टेंडर को गोली मार दिया था। तो उस इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ़ोन कॉल्स मेड इमीडिएटली आफ्टर एन इंसिडेंट टू द पुलिस कॉन्स्टिट्यूट एन एफआईआर ओनली व्हेन दे आर नॉट वेग एंड क्रिप्टिक। तो एक ऐसा मैसेज जो टेलीफोन के द्वारा दिया जा रहा है वो बहुत वेग न हो और बहुत गोपनीय संदेश टाइप का न हो, तो उसे हम एफआईआर जैसा जो है ट्रीट कर सकते हैं। यानी कम से कम जो है विस्तार से होना चाहिए और वो ओपन तरीके से हो कि कौन इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इन सब की बातें यदि हो वहाँ पे फुलफिल हो रही हैं, तब हम उसे एफआईआर ट्रीट कर सकते हैं। उसके बाद कहा गया कि कॉल्स प्योरली फॉर द रीजन ऑफ गेटिंग द पुलिस टू द सेंस ऑफ क्राइम डू नॉट नेसेसरली कॉन्स्टिट्यूट द एफआईआर सीन ऑफ क्राइम, सॉरी। तो जहाँ पे केवल क्राइम सीन की इन्फॉर्मेशन पुलिस को दी जा रही है, केवल यही एक उद्देश्य है कि पुलिस को पता लग जाए कि यहाँ पे घटना घटी है, तो वो संदेश कभी भी एफआईआर नहीं माना जाएगा। उसके बाद सुरजीत सरकार वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का केस है 2012 सुप्रीम कोर्ट का। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट टेलीफोन कन्वर्सेशन रिसीव फ्रॉम एन अननोन पर्सन एंड क्रूशियल डिटेल्स ऑफ द इंसिडेंट आर मिसिंग कैन नॉट बी टर्म्ड एज एफआईआर। तो चीज़ें वही हैं जो हमने पीछे डिस्कस किया है। तो अननोन नंबर से फ़ोन आए हैं और जो आवश्यक तत्व हैं ये घटना के कि घटना कैसी है, कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उसे जो है एफआईआर नहीं माना जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट part of the incident must be disclosed to the police officer, that the police officer should identify that what the offense actually constituted happened, and who is informing to us, then that message termed as a FIR, otherwise no. Then what are the evidentiary value of FIR? बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एफआईआर कौन लिखवा सकता है। तो नंबर एक तो हमारा जाएगा कि विक्टिम होगा, जो पीड़ित व्यक्ति होगा वो एफआईआर लिखवाएगा। दूसरा है कि एक थर्ड पर्सन भी एफआईआर लिखवा सकता है, वो जा रहा है उसके सामने कोई ऑफेंस हो गया है तो वो भी जाकर के थाने में एफआईआर लिखवा देगा। कभी कभी हमने देखा है कि एक्यूज्ड पर्सन खुद एफआईआर लिखवाने जाता है, सरेंडर कर देता है। अभी हमने कुछ दिन पहले सुना कि एक व्यक्ति ने जो है गला काट करके उसका सर थाने में ले गया कि मैंने इसका मर्डर कर दिया है, मुझे गिरफ्तार कर लो। तो यानी कि एक्यूज्ड पर्सन भी एफआईआर लिखवा सकता है। तो अब हमारे पास 3 लोग हो गए जो एफआईआर लिखवाए हैं। अब वो उनका स्टेटमेंट है, एक विक्टिम, एक थर्ड पर्सन और एक एक्यूज्ड पर्सन। इन 3 पर्सन मान लो हैं। अब इनके उस एफआईआर उस स्टेटमेंट का जो कि उन्होंने पुलिस ऑफिसर के सामने दिया है, उसका क्या एविडेंसी वैल्यू होगा। तो अब जहाँ पर विक्टिम की बात है, विक्टिम ने जब एफआईआर लिखवाया है तो नो डाउट ये स्टेटमेंट होगा
और स्टेटमेंट काफ़ी हद तक रिलेवेंट होता है। तो यदि लेकिन जब वो एक्यूज्ड होगा और एक्यूज ने एफआईआर लिखवाया है, तब नो डाउट वो रिलेवेंट नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास इंडियन एविडेंस एक्ट का 24, 25 एंड 26 प्रोविज़न है, जो जहाँ पे कहा गया है कि पुलिस के सामने किया गया कन्फेशन इरेलीवेंट है। स्ट्रेंजर पर्सन है तो स्ट्रेंजर का भी जो है कहीं ना कहीं एविडेंसी वैल्यू वही होगा जो विक्टिम का होगा। लेकिन कहा गया जो बेसिक रूल है वो ये है कि एफआईआर इज़ नॉट अ पीस ऑफ सब्सटेंटिव एविडेंस, क्योंकि पुलिस के सामने किया गया है और पुलिस के सामने किया गया कोई भी स्टेटमेंट का उतना एविडेंसी वैल्यू नहीं होता है, क्योंकि पुलिस कभी कभी धमका करके कुछ भी लिखवा सकती है और आपसे साइन करवा लेगी। जब हमने 161 का प्रोविज़न भी देखा था एक बार, तो 161 का अभी देखेंगे आगे, 161 यानी कि साक्षियों के बयान जब कोर्ट पुलिस वाले लेते हैं, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वह 161 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है, तो उसकी भी एविडेंसी वैल्यू कुछ भी नहीं होती है, क्योंकि वो बयान पुलिस को दिया गया है, पुलिस डरा कर धमका करके बयान ले सकती है। तो वैल्यू स्टेटमेंट की तभी होगी जब वो व्यक्ति खुद कोर्ट में अपीयर हो, नंबर एक, और वो कहे कि हाँ हमने ये बयान दिया था, तभी उसकी वैल्यू होगी। अदरवाइज 161 स्टेटमेंट का कोई वैल्यू नहीं होता है जो कि पुलिस को दिया गया है। इसी तरह 154 के तहत जो एफआईआर लिखवाई गई है वो भी सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं है, लेकिन इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत कुछ प्रोविजंस वहाँ पे दिए गए हैं जहाँ पर कुछ न कुछ उसकी रिलेवेंसी देखने को मिलती है। तो सबसे पहला हमारा वो है 157 है और 145 है, जहाँ पे कोई एविडेंस प्रीवियसली रिकॉर्ड कर लिए गए हैं और वो स्टेटमेंट किसी व्यक्ति के हैं, और वो व्यक्ति जब कोर्ट में अपीयर होता है और अपना स्टेटमेंट देता है, तब उसके प्रीवियस रिटेन स्टेटमेंट के थ्रू उसके वर्तमान स्टेटमेंट को हम या तो सपोर्टिंग के रूप में 157 में, या उसका खंडन करने के लिए, कंट्राडिक्ट करने के लिए 145 में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो चूंकि ये एफआईआर हमने लिखवाई है, इन्फॉर्मेंट ने लिखवाई है, उसके स्टेटमेंट वहाँ पे रिकॉर्ड कर लिए गए हैं, तो जब भी इन्फॉर्मेशन देने वाला व्यक्ति कोर्ट में गवाही के लिए, टेस्टिमनी के लिए प्रस्तुत होगा, तब कुछ ऐसा शब्द बोलता है जो कि उसकी एफआईआर से मैच करता है, तो पब्लिक प्रोसिक्यूशन उसके सपोर्ट में 157 में उसका यूज़ कर सकता है। और यदि वो कुछ ऐसा स्टेटमेंट देता है जो कि उसके प्रीवियस स्टेटमेंट यानी एफआईआर से कंट्राडिक्ट करता है, तब डिफेंस लॉयर 145 में उस एफआईआर को यूज़ कर सकता है कि देख लो इसने एफआईआर ऐसा लिखवाया था और यहाँ पर अब आकर के गवाही ऐसा दे रहा है, दोनों में कंट्राडिक्शन है। उसके बाद यदि एक्यूज्ड पर्सन ने एफआईआर लिखवाई है या विक्टिम ने एफआईआर लिखवाई है, तो चैप्टर सेक्शन 8 इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत वो रिलेवेंट हो जाएगा सबसिक्वेंट कंडक्ट के रूप में। तो घटना घटने के बाद जो कंडक्ट हुए हैं विक्टिम के या जो कंडक्ट हुए हैं एक्यूज्ड पर्सन के, वो यहाँ पर रिलेवेंट हो जाएंगे सेक्शन 8 इंडियन एविडेंस एक्ट में। कभी कभी सेक्शन 11 में भी ये प्रोविजंस आता है प्ली ऑफ एलिबाई के रूप में एफआईआर में, यदि वो एफआईआर एक ऐसे पर्सन के द्वारा लिखवाई गई है जो बाद में एक्यूज्ड हो जाता है, तो वो कह सकता है कि देखो मैंने एफआईआर लिखवाई है या मैंने एफआईआर कहीं और लिखवाई है, तो यहाँ पर वो रिलेवेंट हो जाता है उसके प्ली ऑफ एलिबाई के रूप में कि वो कहीं और उपस्थित था या घटना स्थल पे ही उपस्थित था। 11 के रूप में ये चीज़ें कभी कभी रिलेवेंट हो जाती हैं, एफआईआर लिखवाना। और यदि वो एफआईआर एक्यूज्ड ने लिखवाई है और एक्यूज्ड ने कुछ ऐसा स्टेटमेंट उसमें लिखवा दिया है जिससे कोई आर्टिकल प्राप्त होती है जो घटना में यूज की गई थी, तब वो सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर जो है वो रिलेवेंट हो जाती है। उसके बाद यदि ये एफआईआर विक्टिम ने लिखवाई है और विक्टिम की बाद में मृत्यु हो जाती है, तब उसका वो एफआईआर जिसमें उसके मृत्यु के कारणों पर प्रकाश डालता हो, वो सेक्शन 32 में रिलेवेंट हो जाता है। तो एफआईआर की रिलेवेंसी हम जो है 3 पॉइंट में डिस्कस कर सकते हैं कि जब एफआईआर विक्टिम ने लिखवाई है तब कहाँ कहाँ रिलेवेंट होगा, जब एफआईआर एक्यूज ने लिखवाई है तब कहाँ रिलेवेंट होगा, और जब एफआईआर स्ट्रेंजर पर्सन ने लिखवाई है तब कहाँ वो रिलेवेंट होगा।
तो यदि एक्यूज ने लिखवाई है तो नो डाउट जो है 27 में रिलेवेंट होगा, 8 में रिलेवेंट होगा, 11 में रिलेवेंट होगा और 157 और 154 में रिलेवेंट, 145 में रिलेवेंट तो होगा ही होगा। विक्टिम में लिखवाई है तो विक्टिम के बारे में पीड़ित व्यक्ति है तो वह 157 में यदि उसके साक्ष्य का समर्थन करने के लिए, उसकी बातों का समर्थन करने के लिए, उसकी बातों का खंडन करने के लिए 145 में, उसके सब्सिक्वेंट कंडक्ट के रूप में 8 में रिलेवेंट हो जाएगा और 32 में यदि वो मर जाता है विक्टिम तो 32 में वो रिलेवेंट हो जाएगा। उसके बाद जो है इन द केस ऑफ मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में कहा गया है कि डाइंग डिक्लेरेशन वॉज कंसीडर्ड एज अ सब्सटेंशियल एविडेंस। तो यहाँ पर हमने कहा है कि ये सब्सटेंशियल एविडेंस तो एफआईआर नहीं है, लेकिन जहाँ पे विक्टिम है, विक्टिम ने एफआईआर लिखवाई थी, अब वो मर गया है, तब अब वो जो है सब्सटेंशियल एविडेंस के रूप में कंसीडर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। डिले इन एफआईआर। एफआईआर यदि डिले होती है लिखवाने में तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जनरल रूल तो यही है कि एफआईआर इमीडिएट लॉज होनी चाहिए। जैसे ही घटना घटी है, ऑफेंस हुआ है, उसी तुरंत जो है उसको एफआईआर होनी चाहिए। तो लेट इन्फॉर्मेशन इज नॉट दैट इन नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। तो जहाँ पे एफआईआर लेट आपने लिखवाई है उसको इतना इम्पोर्टेंस, उतनी रिलेवेंसी नहीं मिलती है, क्योंकि कोर्ट ये प्रिज्यूम करता है कि कहीं ना कहीं आपने जो है कहानी गढ़ी है और फिर जाकर के आपने एफआईआर लिखवाई है। तो प्रोसिक्यूशन को बहुत जो है डाउटफुल निगाह से देखा जाता है। तो इफ़ देयर इज़ अ लार्ज गैप बिटवीन द इंसिडेंट एंड इट्स रिपोर्ट, the description of the incident cannot be done correctly and the possibility of fabricating a false story increase. Therefore, the court looks at the late written information with suspicion. And but in some circumstances, delay is allowed to lodge the FIR. What are these circumstances? तो नो डाउट जहाँ पे डिले आप करते हैं तो कुछ घटनाएं आपको भूल भी सकती हैं, कुछ नई चीज़ें आप उसमें ऐड भी कर सकते हैं, इसलिए उसको डाउट निगाह से कोर्ट हमेशा देखती है। लेकिन कुछ परिस्थितियां, यहाँ पे 4 परिस्थितियां दी गई हैं, सर्कमस्टांसेस दी गई हैं, जिसमें आप यानी डिले करते हैं एफआईआर लिखवाने में, तब भी उसकी रिलेवेंसी मेंटेन रहती है। तो उसका नंबर 1 तो है नेचर ऑफ ऑफेंस। ऑफेंस कैसा है? डकैती हुई है, कई डाकू थे, दिन रात भर जो है वो बम फोड़ते रहे, तो नो डाउट लोग सदमे में रहे होंगे, तो वहाँ पर एफआईआर लिखवाने में देर हो सकती है। दूसरा है प्रैक्टिकल रीज़न। तो प्रैक्टिकल रीज़न ये है कि कितने लोग मर गए हैं, कितने लोग नहीं मरे हैं, कौन कहाँ पर है, कौन बिखर गया है, तो क्या पॉसिबल थी कि तुरंत जाकर एफआईआर लिखवाया जाए। कोई अस्पताल में भर्ती हो गया है तो लोग पहले ट्रीटमेंट करेंगे कि एफआईआर लिखवाएंगे, तो वो चीज़ें वहाँ पे प्रैक्टिकेबल क्या है कि नहीं है उसको देखा जाएगा। उसके बाद डिस्टेंस ऑफ पुलिस स्टेशन फॉर इंसिडेंट प्लेस, फ्रॉम इंसिडेंट प्लेस। तो जहाँ पे घटना घटी है और वहाँ और जहाँ पे थाना है, उन दोनों के बीच में कितनी दूरी है, ये भी तय करेगी कि डिले सही है या नहीं है। उसके बाद फियर ऑफ एक्यूज। एक्यूज इतने दबंग हैं कि वो धमका रहे थे कि कोई थाने गया तो उसको गोली मार देंगे, और इस कारण जो है 2 दिन तक तो कोई थाने गया ही नहीं, बाद में मौका मिला तब जाकर के एफआईआर लिखवाई गई। तो ये चीज़ें यहाँ पर एक्सक्यूजेबल हैं और इस पर फिर कोर्ट एक्सक्यूज करती है डिले को और एफआईआर की रिलेवेंसी फिर बढ़ जाती है। इसके बाद व्हेन एफआईआर कैन बी कैंसिल्ड। क्या एफआईआर एक बार हो गई तो कैंसिल हो सकती है? तो यहाँ पर केवल हाई कोर्ट को पावर है 482 के तहत कि वो एफआईआर को कैंसिल कर सकता है, अदरवाइज और किसी कोर्ट को पावर नहीं दिया गया है। और एक केस है यूपी वर्सेस आर के श्रीवास्तव 1989 सुप्रीम कोर्ट, कहा गया है कि व्हेन इट अपीयर्स टू द हाई कोर्ट दैट प्राइमा फेसाई नो एविडेंस इज अवेलेबल अगेंस्ट टू एक्यूज्ड, उस तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट, अरे हाई कोर्ट, उस एफआईआर को कैंसिल करवा सकता है। उसके बाद कुछ चीज़ें दी गई हैं यहाँ पर, पनिशमेंट फॉर गिविंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन और रिफ्यूज टू रिकॉर्ड। हम एफआईआर लिखवाने गए हैं और हम झूठी एफआईआर लिखवा रहे हैं, या पुलिस ऑफिसर ने एफआईआर लिखने से मना कर दिया है, तब क्या होगा? तो कहा गया है कि पनिशमेंट फॉर गिविंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन टू द पुलिस ऑफिसर इज डील्ड विद बाय सेक्शंस 182, 203 एंड 211 ऑफ इंडियन पिनल कोड। तो यदि हम झूठी खबर दे रहे हैं पुलिस ऑफिसर को तो वह 182, 203 और 211 में पनिशेबल होगा।
उसके बाद इवन इफ सच इन्फॉर्मेशन इज नॉट रिड्यूस टू राइटिंग अंडर प्रोविजन 154(1), द पर्सन गिविंग द फॉल्स इन्फॉर्मेशन मे नेवरदलेस बी पनिश्ड फॉर प्रीफरिंग अ फॉल्स चार्ज अंडर सेक्शन 211। तो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो भले ही आपकी एफआईआर नहीं लिखी गई है तब भी आपको 211 आईपीसी के तहत दोषी माना जाएगा। उसी तरह जो है यदि पुलिस ऑफिसर आपके एफआईआर को नहीं लिखता है तो वो 166 ए के तहत वो दोषी माना जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। राइट ऑफ इन्फॉर्मेंट, जो सूचना दे रहा है, जो एफआईआर लिखवाने जा रहा है, उसके पास क्या क्या राइट होंगे यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो पहला राइट है कि राइट टू टेक अ कॉपी ऑफ एफआईआर। जैसे वो एफआईआर लिखवाएगा फ्री में उसको एफआईआर की एक कॉपी दी जाएगी। दूसरा राइट उसका होगा राइट टू नो द प्रोग्रेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। पुलिस ऑफिसर जो आईओ होगा वो मामले को इन्वेस्टिगेट करेगा तो क्या क्या प्रोग्रेस हुई है उसको जानने का अधिकार है। तीसरा ये है कि राइट टू गेट अ कॉपी ऑफ पुलिस रिपोर्ट और फाइनल रिपोर्ट। तो जहाँ पे पुलिस ने अपनी चार्जशीट सबमिट कर दी है उसकी एक फ्री कॉपी पाने का राइट है। जहाँ पुलिस ने चार्जशीट सबमिट नहीं की है, फाइनल रिपोर्ट लगा दिया है कि कोई मामला नहीं बन रहा है, तो उसकी भी सूचना उसको मिलनी चाहिए, उसकी एक कॉपी उसको मिलनी चाहिए। उसके बाद कहा गया राइट टू मूव एसपी बाई रजिस्टर्ड पोस्ट। यदि उसकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है तब वो एसपी को रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा सूचना दे सकता है। राइट टू फाइल प्रोटेस्ट पिटीशन अगेंस्ट फाइनल रिपोर्ट। यदि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया है और फाइनल रिपोर्ट लगा दिया है तब वहाँ वो प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल कर सकता है मजिस्ट्रेट के सामने कि पुलिस ऑफिसर ने सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है, वो बायस रहा है, और फिर मजिस्ट्रेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आगे उसमें फर्दर ऑर्डर करे। उसके बाद जो है राइट टू अप्रोच मजिस्ट्रेट अंडर प्रोविजन 156(3). तो यदि उसने एफआईआर लिखवाने गया, उसकी एफआईआर नहीं लिखी गई, उसने एसपी को रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा भेजा, एसपी ने कोई रिस्पांस नहीं किया, 15 दिन बीत गए हैं, तो अब वो 156(3) में वो जा सकता है मजिस्ट्रेट के पास और उनसे कह सकता है कि आप इसमें जो है थाने को ऑर्डर करिए कि वो इसमें एफआईआर लिखे और उसमें वो इन्वेस्टिगेशन करे। यदि मजिस्ट्रेट वहाँ 156(3) में संज्ञान नहीं लेता है, चीज़ों को रेफर नहीं करता है, तब वो 190 में इन्फॉर्मेंट कंप्लेंट फाइल कर सकता है। जब वो कंप्लेंट फाइल करेगा तो सेक्शन 200 फॉलो होगा। वहाँ पे एफिडेविट में उसको एग्जामिन किया जाएगा, उसके बाद कोई विटनेस होगा तो उसको भी एग्जामिन किया जाएगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। एक केस हमारे पास है फतविंदर कौर वर्सेस स्टेट 1990 सुप्रीम कोर्ट का है। कहा गया कि एफआईआर कैन लॉज एनीवेयर इन इंडिया। तो पूरे भारत में एफआईआर कहीं भी लिखी जा सकती है और वो केस हमारा है फतविंदर कौर वर्सेस स्टेट 1999 सुप्रीम कोर्ट। इसी के साथ हमारा एफआईआर ख़त्म हुआ है। अब इसके बाद हम देखेंगे इन्वेस्टिगेटिंग पावर ऑफ द आईओ और द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। धन्यवाद।